ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everybody, my name is Aditya Pandey and I have secured All India rank 48 in the UPSC examination in 2022. Before we delve into how I achieved this rank, what all sorts of problem and things which I did ताकि मुझे ये रैंक मिल सके, उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मेरा नाम आदित्य हुआ, जैसा कि आप जान चुके हैं। मैं पटना शहर का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के पटना से ही हुई है। उसके बाद कुछ वक्त मैंने गुजरात के जामनगर में बिताया है, जहाँ मैं अपनी दीदी के यहाँ था। केंद्रीय विद्यालय जामनगर से हमारी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैं वापस अपनी जो 10+2 की जो मेरी शिक्षा है वो फिर से वापस पटना के केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से हुई है। उसके बाद हर एक मिडिल क्लास फैमिली के बालक की तरह मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग किया और मैंने LPU पंजाब, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। पर चूंकि मेरा मन कहीं और था, चूंकि मुझे लोगों से मिलना जुलना, उनके बारे में जानना बड़ा पसंद था, तो मैंने सोचा कि इस बारे में किसी एक संतुलित और एक ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति जो मुझे इस मामले में ज़्यादा बता सकते हैं, उनसे बात कर ली जाए। तो मैंने यहाँ पर एक पटना में एक इंस्टीट्यूट है, IMS लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर, मैंने वहाँ पर एक जो टीचर हैं, वहाँ के जो संस्थापक हैं मनीष बरियार सर, जिनका मेरे जीवन में मेरी जितनी भी सफलताएं हैं या फिर जो जिनको आप सक्सेस कह सकते हैं, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कैट के लिए प्रेरित किया और उसके बाद मैंने कैट क्वालिफाई किया। आई गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, दैट इज IIT रुड़की। वहाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने प्लेसमेंट ऑफर भी लिए और मैंने ICICI बैंक में मैं स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजर के तौर पर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने लगा। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, और अंततः जो मेरी चाह थी वो सिविल सर्विसेज के लिए ही थी। तो मैंने अपने मन को बनाया और अंततः मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया और मैं इस सर्विस के लिए मैं प्रिपरेशन में फुल टाइम लग गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्जामिनेशन 3 चरण में होता है, और चूंकि मैं पहली बार इस एग्जाम के लिए मैं प्रेरित था और मैं जा रहा था, तो हर स्टूडेंट की भांति, हर एस्पिरेंट की तरह मैंने भी सबसे पहले ऑनलाइन मीडियम का ही सहारा लिया ताकि मैं इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत जान सकूं। इसमें मेरी फ्रेंड्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इस बारे में तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट मेरी एक स्कूल की मेरी एक फ्रेंड थी सीमा, जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में वो जानती थी, तो उनका बड़ा योगदान रहा। अब हम आ जाते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जो है इस एग्ज़ाम के बारे में वो जान लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, अर्थात 3 स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज पे कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जो हमें फुलफिल करनी होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है हम उसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं। जब आप प्रथम स्टेज को पार कर लेते हैं, कुछ कट ऑफ होता है जो कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन, और क्या कट ऑफ जाता है, कितना स्कोर बना है, उसके बेसिस पे वो तय किया जाता है। वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दिस फर्स्ट स्टेज, आपका एक सेकेंड स्टेज होता है जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन भी कहते हैं, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं और वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है। इट मींस उसमें आंसर राइटिंग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है और एक वैकल्पिक विषय होता है जो कि बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है। कुछ को मैथ्स पसंद होता है, कुछ को फिलॉसफी पसंद हो सकता है जो कि मेरा इंटरेस्ट एरिया रहा है, कुछ को फिजिक्स पसंद आ सकता है, कुछ लैंग्वेज पेपर्स भी होते हैं जो कि ऑप्शनल के तौर पर दिए जाते हैं। इनफैक्ट हिंदी लिटरेचर, कुछ लोग संस्कृत से भी एग्जाम देते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बच्चे चुन सकते हैं। और जब आप मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, अर्थात सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है, तो एग्जाम में जितनी सीट्स होती हैं उसके बेसिस पर कुछ बच्चों को फाइनली साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसे हम पर्सनालिटी इंटरव्यू भी कहते हैं या पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं। और फाइनली पर्सनालिटी इंटरव्यू जो कि 275 अंकों का होता है, उसके बेसिस पे
फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और ध्यान रहे, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, अर्थात उस स्कोर को आप दूसरे स्टेज पर जाने के लिए ही इस्तेमाल कर पाते हैं, उसका कोई ज्यादा और भूमिका नहीं होता। लेकिन चूंकि आज का जो वर्ल्ड है काफी अनसर्टेन हो चुका है, यूपीएससी के एग्जाम भी काफी बदलाव के साथ आ रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि मेंस और जो हमारा इंटरव्यू है उसके कंपोजिट स्कोर में हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें वो हमारा ऑप्शन रहता है। तो हम इस हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तय होती है और आपकी रैंकिंग बनती है। और पिछले बार का जो एग्जाम हुआ यूपीएससी 2022, उसमें हमने प्रीलिम्स क्लियर किया, हमने मेंस में भी अच्छे अंक लेकर के आए और साक्षात्कार में भी हमने अच्छा स्कोर किया जो कि 190 के करीब था। और इस हिसाब से हमारा मेंस प्लस पीटी का जो कंपोजिट स्कोर था वो 10-12 था, इट मींस 1012। Luckily, I was good at interview also, and my mains score was also good. So I secured a rank of 48, and I'm pretty sure that I'll get a good service as well. जैसा कि मित्रों, हमने जो बेसिक एग्जाम्स का जो एक ओवरव्यू होता है या जिसको हम कह सकते हैं ब्रीफ, वो तो हमने देख लिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं एग्जाम को थोड़ा डिटेल में बात कर लूं, सो दैट कि जो नए अभ्यर्थी हैं या एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दे देता हूं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में जो एग्जाम होता है, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं, वो 2 सब्जेक्ट्स का होता है। एक होता है GS1, जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज 1, जिसमें हमारे दिनचर्या में जो भी हम देखते हैं, जो करंट अफेयर्स है और जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, जैसे इतिहास हो गया जिसको हम हिस्ट्री कह लेते हैं, या फिर जो पॉलिटी है, या फिर जो हमारा इकोनॉमी पार्ट है, जो हम 10th-12th तक जो हम साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, फिर हम कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं या इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं, वो GS1 का हिस्सा है, अर्थात जनरल स्टडीज 1 का नेचर होता है। जब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसे हम CSAT कहते हैं। CSAT का इंट्रोडक्शन का पर्पस ही सिर्फ इतना था, जैसा कि मेरा मानना है, कि ये आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करती है और ये काफी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, अर्थात ये भी 200 अंकों का ही मार्क्स होता है। हर क्वेश्चन में 2.5 नंबर होते हैं और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 33.33% का स्कोर करना होता है, विच रफली कम्स अराउंड 67 मार्क्स। तो अगर आप 67 नंबर भी अगर CSAT में लेकर के आ जाते हैं, तो आपका दूसरा पेपर जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, यहां पे अपनी पूरी ताकत नहीं लगानी है। CSAT जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। देयर आर टोटल 80 क्वेश्चंस। अगर आप 30 क्वेश्चंस भी ढंग से लगा जाते हैं जो कि बिना गलती के हो, इट मींस यू आर टेकिंग अ कॉल ऑफ 100% efficiency विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। सो इवन आफ्टर मेकिंग 30 क्वेश्चंस करेक्ट ओनली, you will score 75 and you will clear your paper। तो इसमें ऐसा नहीं होना है कि हमें परेशान होना है। और जैसा कि मैं एग्जाम का नेचर भी देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि CSAT का थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो थोड़ा बढ़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाएं और निराश हो जाएं, क्योंकि अंततः ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आप इससे डरकर भागे नहीं, बिल्कुल डरकर भागने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि हम आपको वो चीजें बताएं जो जरूरी है। अब हम आते हैं GS, जो कि हमने जनरल स्टडीज 1 की बात की। तो मेजर फोकस ये रहेगा कि मैंने इसमें पिछले बार का जो कट ऑफ था वो 88.22 रहा है, 88.89, अर्थात 88-89 के बीच में। तो और इस बार का भी पेपर थोड़ा टफर साइड पे रहा, लोग कह सकते हैं टफ रहा, पर मेरा मानना है कि पेपर हर साल सेम ही होता है, हर साल पेपर बच्चों को टफ ही लगता है। तो ना मैं इसको टफ कहूंगा ना ईजी कहूंगा। जिन्होंने प्रिपरेशन किया है उनके लिए पेपर आसान था, जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया है, जिन्होंने अपने आप से चीटिंग की है, उनके लिए पेपर टफ रहेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, पेपर का नेचर बड़ा बदल रहा है एंड यू हैव टू बी अडेप्टिव योरसेल्फ आल्सो, ताकि आप इस पेपर के बदलते हुए स्वभाव के साथ खुद को भी बदलें और पढ़ सकें। तो इस क्रम में मैं प्रीलिम्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि प्रीलिम्स का और मेंस का प्रिपरेशन साइलो में नहीं होता। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है कि हम पहले प्रीलिम्स को कर लें, फिर हम मेंस को करेंगे और फिर हम लास्ट में इंटरव्यू के लिए करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये गलतियां बच्चों को बहुत ही हार्ड हिटिंग होती हैं और मेंस उनका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अगर उन्होंने प्रीलिम्स के लिए पूरा फोकस किया है। क्योंकि अगर आप सिलेबस को थोड़ा देखेंगे तो प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दे आर इंटरट्वाइंड। तो अगर आप इस चीज को हटा के पढ़ेंगे तो ये आपको काम नहीं आएगा। इसीलिए आप हमेशा ये इंश्योर करिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ में करें। दोनों भाई जैसे हैं, बस प्रीलिम्स का नेचर क्वालिफाइंग है और मेंस आपको स्कोर दिलवाता है और
रैंक इंश्योर करेगा। जैसा कि हम जानते हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड ऐसा कहते भी हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो इस चेंज इज द ओनली कांस्टेंट के आधार पर हमारा जो यूपीएससी है वो भी क्या कर रहा है कि अपना जो एग्जाम का पैटर्न है ना उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ मरोड़ कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बेसिक्स और अपने स्टैटिक पे ध्यान दें तो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इस साल लोग कह रहे हैं कि पेपर हार्ड आया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बच्चे पेपर क्लियर नहीं करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप अपने बेसिक्स पे ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ ट्रू रहते हैं तो मेरा मानना है कि आइडियलिज्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रियलिस्ट रहते हैं, एक लिमिटेड टाइम जो आप फ्रेम है अपना देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने साथ चीटिंग नहीं करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले मुख्यतः बात कर लेता हूं कि प्रीलिम्स का मेरा बुक रिसोर्सेज क्या रहा, जिसकी वजह से मैंने पिछले साल 100+ स्कोर किया अपने प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, मैं सब्जेक्ट वाइज इन सारी चीजों को तोड़ दूंगा क्योंकि ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पॉलिटी को, जिसको हम राजव्यवस्था भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए एक बड़ी ही प्यारी सी बुक आती है और हर टॉपर भी उसी को सजेस्ट करता है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी उसी बुक को पढ़ा है, पर मैं थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो वो बुक का नाम है एम लक्ष्मीकांत और मेरा मानना है कि बुक थोड़ा बल्कि है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि रादर देन गोइंग थ्रू द सेम बुक ओवर एंड ओवर अगेन, आप उन बुक को एक बार पढ़िए, एक बार बस पढ़िए और दूसरी या तीसरी बार में जब आप पढ़ेंगे उसको तो खुद के नोट्स बना लीजिए। ये काम मैंने किया था, इससे मेरा जो रिवीजन है ना वो बिल्कुल फास्टेस्ट टाइम, जिसको कहते हैं ना लेटेंसी, बहुत ही लो लेटेंसी हो जाती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आपकी जो परेशानियां है ना इन द निक ऑफ मोमेंट वो खत्म हो जाएंगी और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तो ये तो रहा पहला पॉलिटी का। दूसरा, अब इसके साथ अगर आपका मन है एनसीईआरटी पढ़ने का तो पढ़िए, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट मेरा मानना है कि टाइम इज ऑफ एसेंस। तो लक्ष्मीकांत सारी चीजों को अच्छे से कवर करता है, तो एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़िए, आपका पेपर क्लियर होगा, उसके क्रिस्प नोट्स बनाइए। दूसरा, अगर मैं सब्जेक्ट उठाने की बात करूं तो वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री को ना सिर्फ हिस्ट्री करके आप नहीं समझ सकते। हिस्ट्री टोटल 4 भागों में है। पहले हम आर्ट एंड कल्चर बात करेंगे, फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसा कि लोग सजेस्ट करते हैं, तो मैंने उस बुक को तो नहीं पढ़ा, नितिन सिंघानिया मैंने उठाया भी नहीं है। मैंने एक प्रतीक नायक करके एक टीचर हैं, अभी पता नहीं वो शायद अनअकैडमी के साथ हैं कि वो अपना अलग वेंचर चलाते हैं, पर उनकी एक पीडीएफ थी, 1000 या 1200 पेजेस की एक पीडीएफ है जो कि पीपीटी फॉर्मेट में है। अगर आप उस पीपीटी को पढ़ लेते हैं ना, आई एम प्रिटी श्योर कि आप आर्ट एंड कल्चर का ना आई एम प्रिटी श्योर कि एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस ना सॉल्व कर जाइएगा। मैंने इस बार का पेपर बहुत ढंग से नहीं देखा, पर जैसा मैंने देखा बेसनगर, खोरकोई, ये सारे के सारे भज केव्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मैं अभी भी रिकॉल कर पाता हूं कि उस पीडीएफ में बड़े प्यार से पढ़ाया गया था। पढ़ाया क्या गया था, लिखा गया था, क्योंकि मैंने कोचिंग एक्सेस तो थी नहीं, पर वो पीडीएफ चूंकि मुझे कहीं से एक्सेस हो गई थी, ऑनलाइन इतना बड़ा वर्ल्ड है, मिल जाता है। तो वो पीडीएफ आपको अगर मिल जाती है आप पढ़िए, आई एम प्रिटी श्योर आप कर लेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, जो सब पार्ट है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मेरा मानना है कि आपके पास 2-3 सोर्सेज हो सकते हैं। आप तमिलनाडु की बुक उठा सकते हैं, पर बदलते समय के साथ ना वो नेचर बदल रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो मेजर सेक्शन है, जैसे कि आपको अगर हड़प्पा पढ़ना है, आपको वैदिक काल पढ़ना है, आपको गुप्ता पढ़ना है, आपको हर्षा पढ़ना है, तो इसके लिए आप पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक है, जो आर एस शर्मा की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट का जो पोर्शन है, जो कि अभी तक इन किताबों में अभी तक ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमारा पूरा का पूरा वैगई सिविलाइजेशन, या फिर नीचे जो पूरा का पूरा संगम सिविलाइजेशन है, जिसमें हम थिरुकुरल एंड ऑल एवरीथिंग पढ़ते हैं, वो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इन चैप्टर्स को आप तमिलनाडु की बुक से कवर कर सकते हैं। 2 सोर्सेज होंगी, अल्टीमेटली लॉजिक वही रहेगा, पढ़ना है और अपने नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि आप पूरी किताब बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। इट इज अ वेरी कम्बरसम टास्क, आप थक जाएंगे। एंड बीइंग अ ह्यूमन, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली कि आप परेशान हो जाइएगा, और अब परेशान होते हैं तो आप फिर भागते हैं चीजों से। तो मेरा काम है आपको चीजों को आसान करके बता देना। तीसरा, हम मिडिवल की बात करेंगे। मिडिवल के लिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। एक बुक आती थी, मुझे उनका राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो भी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक थी। मैंने उस बुक को बस
एक बार पढ़ा था और मैंने मैपिंग कर ली थी कि अच्छा 13th सेंचुरी के आसपास में ये रूलर हुआ करते थे, 13th में विजयनगर एम्पायर बना, ऐसा बना, 12th के बाद 12th सेंचुरी एडी के अराउंड 1200 समथिंग में हमारे मुगल काल शुरू हो जाता है, मुगल रूलर्स आ गए थे नॉर्थ में। ऐसे करके अगर आप मैप पे एक कैरिकेचर बना लेते हैं, आपके लिए चीजें रिवीजन में आसान हो जाती हैं। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि ये सब्जेक्ट्स इतने डायनेमिक है ना कि यू कैन नेवर ट्रस्ट, बट स्टिल आई वुड से कि एक बार तो थोड़ा समय देना तो बनता है। पोर्ट सिटीज पढ़ लीजिए, आपको कैपिटल सिटीज पढ़ लेनी चाहिए, जैसे फुहार एंड ऑल, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के परिवेश में। जो तीसरा लास्ट जो सब पार्ट है जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई बुक बनी ही नहीं है। और लोग इस बात को शायद ना भी माने, पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैंने इसके भी नोट्स बनाए थे। अगर आप चाहेंगे मैं शेयर कर दूंगा डीकेटी के साथ, वो आपको एक स्निपेट में अपने कम्युनिटी चैनल पे दिखा भी सकते हैं। मैंने स्पेक्ट्रम का भी नोट्स बना लिया था, उसके लिए मेरा आईपैड बहुत हैंडी आता था। और मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा कि एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू दैट वर्क्स फॉर यू। तीसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से प्यारी कोई बुक हो ही नहीं सकती, आपको चीजें रटवा दी जाती हैं। पर ज्योग्राफी के साथ ना एक अटैच टॉपिक आता है विच इज नोन एज वर्ल्ड मैप एंड इंडियन मैप। इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बड़े ही प्यारे एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, जिनका नाम है सुदर्शन गुज्जर सर। उन्होंने अपने चैनल पर और उनके बहुत सारे, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे उन्होंने मैक्सिमम टाइम ये मैपिंग कराई है। मैंने उनसे एक बार बस मैपिंग पढ़ा था और मुझे चीजें क्लियर हो गई थी। लेकिन हाँ, उनका योगदान मैं कैसे कह दूं कि ना रहा, उनका योगदान रहा है। मैंने वर्ल्ड मैप उन्हीं से पढ़ा था और इंडियन मैप पे उनका जो तरीका है ना, वो रटवा देते हैं चीजों को। उसके लिए तो मैं उन टीचर को हैट्स ऑफ कहूंगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, जो कि हमारे अभी के समय में जो कि काफी वूका वर्ल्ड रहा है, जिसको हम वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस कहते हैं। एंड इन दिस कॉन्सेप्ट जिसको हम अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, इसके लिए मेरा मानना है कि मैंने कभी, चूंकि मेरे प्रयासों में मैंने कभी कोई कोचिंग तो नहीं लगाई, टू बी वेरी फेयर, बट जिनका जिनका योगदान रहा है मैं उनका नाम आपको देता जा रहा हूं। मैंने किसी से पढ़ा नहीं, बट उनके मटेरियल जरूर यूज किए, क्योंकि डिजिटल इंटरवेंशन इतने हो गए हैं, जियो के नेट इतने जो डेटा पैक्स हैं इतने सस्ते हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा इंसान जो कि पटना के एक गांव में बैठा है, मैं जहां बैठा हूं ये अभी भी एक गांव है, हम अभी भी एक मुखिया चुनते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर एक गांव में बैठा इंसान अगर इन सारी चीजों को एक्सेस कर पा रहा है, तो मेरा मानना है कि हर इंसान अगर अपना समय देने के लिए तैयार है, और वो भी मैं कोई आइडियलिस्टिक बातें नहीं करूंगा कि आपको 16 से 18 घंटे देना है, आपको एक बड़ा ही टाइम फ्रेम देना है, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी, लेकिन वो स्टडी आपकी ट्रू होनी चाहिए। आपको खुद के साथ कोई विश्वासघात नहीं करना है। तो इकोनॉमी में मैंने नोट्स निकलवा लिए थे। मुझे लगता है कि मृणाल सर करके एक टीचर हैं, मृणाल पटेल, उनके नोट्स बहुत ही हैंडी हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनका उन नोट्स का जो वीडियो है ना, वो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। एंड सी, इकोनॉमी इज डायनेमिक येट स्टैटिक, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते हैं। हाँ, वक्त के साथ कुछ चीजें बदलाव आ सकती हैं। आप के कर्व देखने को देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कोरोना टाइम्स में के कर्व आई, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आ सकती हैं, बट जो बेसिक्स हैं वो नहीं बदलेगा। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। तो मृणाल सर ने 100-150 वीडियो बना करके डाला हुआ है। तो मैंने बोला ना कि डिजिटल क्रांति हमारे लिए सबसे बेस्ट है। मृणाल सर इज द टीचर टू गो। उनके आपको फ्री में वीडियो देखने हैं, यूट्यूब पे है, उनके फ्रीली अवेलेबल है, आप देखिए। और उनका नोट्स कहीं से मिल जाए ना, नोट्स को पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज योर टास्क टू डू द जॉब। क्योंकि आपके लिए मृणाल सर आके एग्जाम नहीं देंगे, पढ़ना आपको है और आपको ट्रू रहना है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए आई थिंक शंकर आईएएस की बुक इज द बेस्ट, बट अल्टीमेटली द की इज नोट मेकिंग। अगर आप 10 से 12 पेज में पूरा का पूरा वो नोट मेकिंग करके खत्म नहीं करते हैं ना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी इतनी मोटी मोटी बुक्स 600, 700, 400, 300, वो मतलब इम्पॉसिबल है। अगर कोई कर रहा है, he might be one in the million, one in the billion, but see I am a very common man, बहुत ही रियलिस्ट हूं मैं, तो मैं ऐसी चीजें नहीं कह सकता हूं जो मेरे पोटेंशियल के बाहर है। मैंने भी गलतियां की हैं, मैं भी बहुत बार क्या होता था कि मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। मैं महीने में क्या है कि 30 दिन को अगर हम औसतन मान के चलते हैं तो 25 दिन मेरी पढ़ाई होती थी। 4 से 5 दिन ऐसे होते थे जब मैं बिल्कुल लेथार्जिक फील करता था, मैं नहीं पढ़ता था। तो ये चीजें होंगी, आपके साथ भी होंगी, लेकिन हाँ, अगर आप अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, एक आधार है कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो मेरा मानना है कि आप कर सकते हैं। और अपने संकल्प को कोई विकल्प मत दीजिएगा, कोई प्लान बी
मत रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं ये चीज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। चूंकि मैंने पॉलिटी डील कर लिया, मैंने हिस्ट्री डील कर लिया, मैंने ज्योग्राफी आपको बता दिया, मैंने इन्वायरमेंट बता दिया, मैंने इकोनॉमी बता दिया। इसके बाद 2 टॉपिक्स और जीएस के रह जाते हैं, एक साइंस एंड टेक। मुझे लगता है साइंस एंड टेक इतना डायनेमिक है कि वो चीजें या तो आती हैं या तो नहीं आती हैं। पर हाँ, उसमें ध्यान रखिएगा, कुछ सालों से ये चलन चल रहा था कि बच्चे उसमें ऑप्शन डी मार के आ रहे थे। ये गलतियां मत करिए प्लीज। आप अपना 1 साल दे रहे हैं और मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों की बातों में आके कि एलिमिनेट कर लो, डी लगा दो, उसका तो तुक्का हो जाता है। ये गलतियां प्लीज मत करिए। आप पढ़ सकते हैं, आप उस लाइन को पढ़िए। जैसे पिछले साल ही एक क्वेश्चन था कि एक्टिविटी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून कैन क्रिएट सुनामीज। मतलब मैं क्या बोलूं अब। तो चीजें अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो चीजें आपके हेल्प में जाएंगी। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर वो ऑप्शन डी मार के आइएगा, फिर आप रोइएगा कि मेरा पेपर बड़ा टफ रहा है। तो उसके लिए ना तो यूपीएससी जिम्मेदार है, ना वो टॉपर्स जिम्मेदार हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो हो गया। तो आपको आपके साथ ट्रू रहना है। और लास्ट आता है करंट अफेयर्स। सी, करंट अफेयर्स का नेचर बहुत बदल गया है। आजकल क्या पूछ देंगे, कौन सी स्पीसीज कौन से न्यूज में है, कौन सी स्पीसीज डंडा मार के अपना खाना बना रही है, कौन सी स्पीसीज किसी को लुभा करके अपना खाना बना रही है, यू नेवर नो। बट हाँ, अल्टीमेटली द कट ऑफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी डाउन। आपको हर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस क्वेश्चन के लिए, देयर इज ऑलवेज अ रूम टू लीव दैट क्वेश्चन। आप जबरदस्ती मत जाइए उस क्वेश्चन के लिए, ईगो पे मत लीजिए। 10th से 12th तक का साइंस एंड टेक पढ़िए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन। मैंने भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने भी 85 86 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इट मींस कि मैंने 16 क्वेश्चन छोड़ा था। और अगर मैं पूरा का पूरा साइंस एंड टेक भी छोड़ देता हूं, 10 से 12 क्वेश्चन भी जो कि उटपटांग हो सकते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको बिफरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन। अगर आप कंफर्टेबली 90 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, देयर इज अ चांस दैट यू विल क्लियर इट। पिछले साल का कट ऑफ 88 था, 89 था मैक्सिमम। यू ओनली हैड टू गेट 45 क्वेश्चंस करेक्ट। अगर आप 60 क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आप 50 भी सही कर रहे हैं, यू विल स्टिल, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल स्टिल क्लियर द एग्जामिनेशन। तो परेशान नहीं होना है। बट हाँ, पागलों की तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नहीं लगाने हैं। इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स का जो एक, जिसको कहते हैं ना डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, जो मैंने फॉलो किया था, मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से प्रीलिम्स का जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर था, आई क्वालिफाइड ऑल्सो एंड आई वेंट इनटू मेंस पार्ट। अब देखिए, मेंस जो है ना, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा नकारा हो गया। वो पूरा का पूरा काम आता है। और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस यही किया कि जो चीजें मैंने प्रीलिम्स के दौरान छूट गई हैं, या फिर जो चीजें मैंने नहीं पढ़ी हैं, उनको बहुत ही स्पेशली मैंने सिलेबस से पिक किया। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट GS2 व्हिच इज पॉलिटी एंड मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस, आप किसी भी एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स मटेरियल को उठाइए, फॉर दैट मैटर एनीथिंग दैट मे बी। मतलब भारत में अभी इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं और उनके इतने फ्रीली अवेलेबल पीडीएफ्स हैं कि आप मैं किसी एक सोर्स का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सब सोर्सेस के नाम बता देता हूं। आप SUNYS का IR उठा सकते हैं, आप विजन का PT 365, उसका मेंस 365 आता है, वो उठा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने PT 365 कवर किया है, वो भी दैट वुड सफाइज द थिंग। इनफैक्ट सिविल्स डेली का बड़ा ही प्यारा उनका एक PDF आता है, वो भी अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि वो चीजें वहां से खत्म हो जाएंगी। तो अब मैं बात करूंगा कि पूरा का पूरा मेंस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेंस है ना, देयर आर टोटल 9 पेपर्स। पहले हमारा एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है। हिंदी की जगह आप अपना खुद का अगला अलग, जैसे मैंने हिंदी एज अ लैंग्वेज पेपर चुना था, आप कुछ और भी ले सकते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश विच इज कंपल्सरी इन नेचर अपार्ट फ्रॉम हिंदी। हिंदी मेरा लैंग्वेज था, मैंने ले लिया। आप कुछ और भी लैंग्वेज ले सकते हैं जो अवेलेबल होगा। ये दो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। इनका मार्क्स जुड़ता नहीं है, बट ये आपको पास करने होते हैं। आई थिंक 75 मार्क्स होता है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट शायद 75 मार्क्स होता है। इसके बाद आता है पहला पेपर, जिसको हम कहते हैं ऐसे पेपर। ऐसे पेपर में 2 खंड होते हैं, देयर आर 2 सेक्शंस। एंड अभी पिछले कुछ सालों से ये पैटर्न देखा जा रहा है कि हाईली दार्शनिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि द शिप्स आर नॉट मेंट फॉर टू बी हार्बर्ड इन अ पोर्ट, दे आर मेंट टू सेल। तो ये चीजें क्या है ना, कि आज के समय में पहले क्या होता था, जीएस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल आपको फिर से फिलोसॉफिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है अगले साल फिर चीजें बदल जाएं। तो आप जो पढ़ते हैं वो आपको काम करेगा। डिस्पाइट हैविंग फिलोसफी एज एन ऑप्शनल पेपर, मेरा इसे का स्कोर कम है, जहां मैं खुद को, जिसको कहते हैं ना, विच आई फेल्ट कि इट यूज्ड टू बी माय फोर्टे। मैंने जैसे 1 या 2 मैंने मेंस टेस्ट सीरीज में मैंने 1-2 टेस्ट दिए थे। इनफैक्ट आई हैव गॉट द बेस्ट कॉपीज उसमें लिख करके, बट स्टिल आई कुड नॉट डू बेटर। मेरे सिर्फ 108 मार्क्स आए थे। यू कैन नेवर बी श्योर।
दैट डे वुड डिफाइन कि आप क्या करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से परिश्रम करना बंद कर देंगे, वो आपको करना है। तो ऐसे इज समथिंग विच इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। आपको रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस है, रीडिंग प्रैक्टिस है। अगर आप डेली हिंदू का एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू राइट इट, क्योंकि कोई भी एडिटोरियल आई थिंक कि इट डज नॉट गो फार मोर देन 1200 और 1400 वर्ड्स। तो मेरा मानना है कि अगर आप हिंदू भी पढ़ रहे हैं, फॉर सम पीपल इट माइट नॉट बी द बेस्ट न्यूज़पेपर, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, आप कोई भी रीडिंग कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर यू कैन गो फॉर फिक्शन इफ यू हैव टाइम। तो इसे वहां से हैंडल हो जाएगा। दूसरा जो हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1, जो कि स्पेशली हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी होता है और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल, और वर्ल्ड हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ही कम होते जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी पूछेगा नहीं। तो आप उसमें थोड़ा कम समय दीजिएगा, चीजों को कम रखिएगा, टाइम बिल्कुल लास्ट में अलॉट करिएगा ताकि रिवीजन जल्दी हो जाए। मॉडर्न हिस्ट्री फिर से वही पूरा का पूरा 1857 टू अभी तक के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीजें हो रही हैं वो पूछी जाएंगी। वो चीजें आपने स्पेक्ट्रम में अगर पढ़ी हैं, यू विल बी एबल टू राइट। स्पेक्ट्रम में सारे के सारे पर्सनालिटीज के भी बारे में अच्छी खासी डिटेलिंग दी गई है। आप सावरकर को उठा लें, आप विवेकानंद को उठा लें, फॉर दैट मैटर आप अरविंदो को उठा लें, आप गांधी को उठा लें, या फिर आप नेहरू को उठा लें, पटेल को उठा लें। एवरी पर्सनालिटी हैज डिफरेंट थिंग्स टू बी एट्रीब्यूटेड टू देम ओवर अ कोर्स ऑफ 400, 500, 600 पेजेस। अगर आपने नोट्स बहुत प्यार से बनाए हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही क्लियर रहता है। तो मेंस क्लियर करने का तरीका यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। पढ़ाई 6 से 8 घंटे करनी है, कोई 12, 14 घंटे, 16 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है। कर लेंगे कोई तो बात अलग है। मेरे लिए 6 to 8 आवर्स, एग्जाम के समय वो मैक्सिमम 2 आवर्स बढ़ सकती है, 8 to 10 आवर्स। आपको सोना भी होता है, आपको खाना भी होता है, आपको दिनचर्या भी करना होता है। एंड यू आर नॉट अ मशीन, इवन मशीन गेट्स टायर्ड, टूट जाता है, उनको भी ल्यूब्रिकेंट चाहिए होती है। तो हमें भी उसी तरीके से ल्यूब्रिकेंट चाहिए। यू नीड टू रिफ्रेश योर माइंड। आपको अपने दोस्तों से बात करनी होती है, अदरवाइज यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो ज्योग्राफी के लिए जैसा मैंने बोला, आपको एनसीईआरटी की बुक्स काम आएंगी। जैसा कि हमने GS1 को खत्म कर लिया, ठीक है, अब हम आते हैं GS2, विच इज योर जनरल स्टडीज पेपर 2, विच लार्जली कॉन्स्टिट्यूटेड योर एंटायर पॉलिटी, जो कि आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तो पढ़ा ही है। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि पेपर, ये तैयारी इस पेपर की कभी भी साइलो में आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, चीटिंग मत करिए, पेपर क्लियर होगा। तो पॉलिटी तो आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ ली है, और मेरा मानना है कि पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत वॉज सफिशियंट एनफ टू राइट एनी आंसर ऑन एनीथिंग। इनफैक्ट मेरे स्कोर कोई खराब नहीं थे। मेरे GS1 में 105 आए हैं, GS2 में 113 आए हैं, विच इज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर, क्योंकि 100 नंबर ही लाना मोर देन इनफ होता है, ठीक है। और पॉलिटी के अलावा इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, विच आर नोन एज, जिसको हम कहते हैं ना पेरिफेरल टॉपिक्स, लाइक दे आर ऑलवेज इन न्यूज बट यू डोंट टेक केयर ऑफ इट। अगर आप उनको नोट कर रहे हैं तो उनसे भी आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे एक करंट अफेयर्स का न्यूज था FCRA, विच इज नोन एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और उसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो वो स्पेशली टू टैकल दी मीनेस ऑफ ब्लैक मनी और वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन विच दे सेंड मनी फ्रॉम अब्रॉड टू NGOs। तो NGOs का रोल जो वो है ना, वो हम उसमें पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिटीजन चार्टर, ये 1-1 घंटे का टॉपिक है। अगर आपने नोट्स बना लिया है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे नोट्स बना करके, इफ आई से सिटीजन चार्टर एंड इफ योर माइंड कैन क्रिएट अ चार्ट, मैप चार्ट ऑफ 3 to 4 पेजेस, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है मेंस का जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपने पढ़ा है ढंग से। अब आते हैं IR पे। IR पे मैंने पहले भी बोला, उसकी पढ़ाई अलग से नहीं होती है। आपने प्रीलिम्स के दौरान जो भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, जैसे ब्रेंट क्रूड न्यूज में था, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑयल से न्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पाम ऑयल एक क्वेश्चन था, इंडोनेशिया एंड ऑल एवरीथिंग, वहां पर जो खेती की जो क्वेश्चन की आई थी, इनफैक्ट पिछले साल भी था। वो क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि पाम ऑयल वॉज इन न्यूज। India was importing a lot of palm oil from Indonesia, the East Asian, East Indies nations. तो वो न्यूज जो था वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट दैट वाज अ रेफरेंशियल क्वेश्चन। तो अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं ढंग से, तो चीजें तो आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता है कि हमें पाम ऑयल उगाने के लिए क्या चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन लास्ट ईयर ऑन इन मेंस, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट्स एंड इस्थमस। सो वो क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आई स्टिल रिकॉल कि एक सिप था, आई डोंट नो द नेम, आई स्टिल कांट रिकॉल द नेम। वो सिप जा करके वहां पे फंस गया था इजिप्ट के पास। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो चीजें कभी भी अलग नहीं जाती। उसके अलावा GS1 के भी अगर मैं क्वेश्चन को डील करूं, तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल। वो क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि देयर वाज सम टॉपिक इन न्यूज
related to Gyanvapi, there was bull in news. Then with Ashok Astam, we had installed newly carved our statue of lion in the near the Raj Bhavan or something like that. I don't recall, but वो news में था. तो if you were confident enough, if you were quick enough to listen to those things, आपके क्वेश्चन बनते. इस तरीके से आपका GS2 भी खत्म हो जाता है. अगर आपको फिर भी तकलीफ होती है तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका एक कंपेंडियम आता है. जैसे शून्य IAS का एक बड़ा ही प्यारा कंपेंडियम आता है. तो GS2 के लिए आप शून्य IAS का वो जो मेंस का बुक होता है वो रेफर कर सकते हैं. बहुत ही प्यारी बुक है. इनफैक्ट मैं खुद भी जो मेरे पेरिफेरल टॉपिक्स थे मैंने वहां से किया है, मुझे बहुत हेल्प हुआ. अब हम आते हैं GS3 पे. इस बार GS3 थोड़ा ट्रिकी रहा. इनफैक्ट मैं मुझे लगता है कि मेरा जो स्कोर सबसे कम आया वो उसी पेपर में आया. आई स्कोर्ड अराउंड 75 और मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी साइड पे था. आई डोंट नो क्या हुआ, पर चूंकि आपने पढ़ा तो है पहले से ही, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा सा टॉपिक होता है जो कि 7 या 8 पेजेस में शंकर IAS में दिया हुआ है. यू कैन कंप्लीटली कवर फ्रॉम देयर. और चीजें हमेशा ट्रिकी नहीं रहेंगी. बहुत बार क्वेश्चंस जो होती हैं वो रिपीट होती हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो रिलेवेंस है वो हर साल बढ़ता जा रहा है. डिस्पाइट हैविंग द चेंज नेचर, यू जस्ट हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं वहां से भी चीजें बन जाएंगी. जैसे कि अपवर्ड लिंकेज एंड डाउनवर्ड लिंकेज जो क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो वहीं से था. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो क्वेश्चन था वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था. तो ये चीजें वहां से आपको हेल्प करेंगी. अब आते हैं हम लास्ट, जो कि हमारा GS4 होता है, जिसको हम कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. इस पेपर का नेचर आपको टेस्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है. और इसके लिए मैं एक बड़ा ही प्यारा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा. मैंने एग्जाम से 2 महीने पहले पेपर लिखा था एंड मैंने 48 नंबर स्कोर किया था. आई स्टिल रिकॉल दैट नंबर, क्योंकि इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली वो 48 मेरे जीवन के साथ लग गया. मार्क्स नहीं, मेरा रैंक 48 आया. और उस रैंक को मैंने, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे मतलब स्कोर 48 थे एंड उस स्कोर को मैं जंप करके इस पेपर में 133 किया. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं 2 महीने पहले 48 ला रहा हूं तो आई कैन नॉट डू बेटर. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आप अपनी गलतियों में जो कमियां रह गई, जो गलतियां हैं आपके आंसर्स में, जो कमियां रह गई हैं, अगर आपको एक सही मेंटोर मिल जाता है, एक गाइड मिल जाता है, आप उन गलतियों को अगर आप प्लग इन करेंगे, आप स्कोर करेंगे. इसके लिए मैं इनफैक्ट सिविल्स डेली की एक मेंटोर हैं, मेरे मेंटोर तो एक्चुअली रवि थे. तो मैंने उनको बोला रवि ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को ये स्कोर करना है. दिस मे बी सोल क्रशिंग फॉर मी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने, पिछले बार 2 प्रीलिम्स मैंने फेल किया और तीसरी बार मैं लिख रहा था. तो मैं नहीं चाहता था कि आई अगेन हैड टू फेस अ सेटबैक इन मेंस. तो मैंने उनसे बात की. तो उन्होंने सिविल्स डेली में एक टीचर है सुकन्या करके, सुकन्या राणा, सी टेक्स सम कोर्सेज ओवर सिविल्स डेली. उन्होंने मेरे साथ 1 घंटे टाइम दिया. सी इज नॉट माई मेंटोर येट, सी वेंट एन एक्स्ट्रा माइल. उन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया. सी सैट विद मी ऑनलाइन. उन्होंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, मेरी कमियां बताई एंड इवन सी वाज शॉक्ड कि आदित्य आपके 48 नंबर है, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं. बट आई वाज कॉन्फिडेंट क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कमियां अगर मुझे बता दी जाएंगी मैं उनको सही कर लूंगा. एंड अल्टीमेटली यही जीवन के साथ भी काम करता है. अगर आपको गलतियां बता दी जाएं, आप ठीक करते हो, आप स्कोर अच्छा करते हो, और वही हुआ. सो आई एम अ लाइव एग्जांपल फॉर यू टू स्कोर राइट फ्रॉम 48 टू 133. तो ये चीजें आपके साथ भी काम करेंगी. सोर्सेज बहुत ही नॉर्मल होते हैं. एक कोई भी बुक उठा लीजिए, मैंने लेक्सिकन से नहीं पढ़ा था, मैंने हर टॉपिक को अपने मन से गूगल किया है, विकिपीडिया से पढ़ा है. सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ सोर्स ओवर हियर. फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जो कि मैं इसके बाद बात करूंगा. तो फिलोसोफर्स वाला जो सेक्शन था वो मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं ज्यादा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलॉसफी ऑप्शनल में मैंने बहुत सारे फिलोसोफर पढ़ लिए थे. एरिस्टोटल था, प्लेटो था, कांट था, हीगल थे. देयर आर एनालिटिक्स फिलोसोफर, देयर इज विटगेंस्टाइन, देयर इज ह्यूम, देयर आर मल्टीपल. इवन फ्रॉम इंडियन फिलोसफी ऑल्सो वी हैड शंकराचार्य, आई हैड रामानुजाचार्य, आई हैड माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, आई हैड ऑरविंदो. सो आई हैड प्लेथरा ऑफ फिलोसोफर्स टू बी ऑलरेडी लर्न्ड फ्रॉम फिलोसफी. सो मेरा GS4 का जो पेपर है ना, मैं उसके लिए सोर्स नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक टॉपिक को ना अलग से पढ़ा. सो मे बी दैट मे हैव डन समथिंग वंडर्स फॉर मी, तो मैं वो कह सकता हूं. अब आते हैं फिलॉसफी, जो कि फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल रहा. मैंने इसके लिए कोचिंग ली थी मित्रा सर से. मित्रा IAS एक कोचिंग है, वहां करोल बाग में आपको मिल जाएगी. चूंकि मैं अपने गांव के घर में रह के पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे पास ऑफलाइन एक्सेस नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन एक्सेस उनका लिया था. और इनफैक्ट आई डिड वेरी वेल इन फिलॉसफी. all the credit for this goes to मित्रा सर. इनफैक्ट मुझे जब भी तकलीफ हुई मैं उनको 1-to-1 मैसेज करता था और उनका रिप्लाई आ जाता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस.
और I scored around 290. I scored 134-35 in first paper 1, which constituted Indian and Western philosophy. अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से एक डिटेल्ड वीडियो DKT के साथ कर दूंगा, which might help some students from the philosophy background. They might have a knack on it. In fact, वो चीजें उनको हेल्प करेंगी. और पेपर 2 में I scored around 154-55. So I scored around total 290, which is a pretty decent score coming from a philosophy optional. इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा मेंस खत्म हुआ. आई स्कोर्ड अ डिसेंट स्कोर. मेरे एसए में 108 आए थे. GS1 में आई स्कोर्ड अराउंड 104-105, which is a good score. I won't say very great score, good score. GS2 में आई स्कोर्ड 113 और 115. GS3 इकोनॉमी वाला पेपर जो होता है उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 75. बट आई थिंक barring a few toppers, everybody has flunked the paper. I would not say flunked the paper, but they have been on a lesser side, 75, 80, 84, something like that. In GS4, as I said, I did wonders. That was 133. In optional paper, I scored cumulative score of 290. So that's a pretty decent. Total of 822. That is a pretty good score क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, आई थिंक 748-750 के अराउंड रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट 750 पे अगर मैं ये स्कोर देखूं तो इट्स अ प्रीटी गुड स्कोर. सो आई हैड वेरी ग्रेट चांसेस टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बट सिंस यू डोंट नो द स्कोर, सो यू वर्क वेरी हार्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज. आई गॉट द कॉल, सो आई वेंट अहेड विथ PT. दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट. सी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए ना मैं एक बहुत चीज़ें बहुत क्लियर कट बताना चाहूँगा. सी जो मॉक इंटरव्यूज़ होती हैं ना, जो आप बिग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ भी देते हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिमीन करना चाहता हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है ना कि उनके यहाँ जो मॉक इंटरव्यूज़ होती हैं उनका मॉक इंटरव्यूज़ और जो UPSC में मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, इट्स लाइक अगर मॉक इंटरव्यूज़ यहाँ मतलब नहीं होता है कि इस लेवल पे हैं तो उनका इंटरव्यूज़ यहाँ पे है. इसका मतलब ये नहीं है कि इनका लेवल कम था, इनका लेवल ज्यादा था. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका लेवल बहुत अच्छा था. इट मींस जो UPSC का इंटरव्यूज होता है वो बहुत ही कॉर्डियल होता है. दे आर लाइक योर पेरेंट्स. वो आपको जानना चाहते हैं. वो कुछ भी कभी भी आपको ग्रिल करने की कोशिश नहीं करते. दे लेट यू टॉक. तो मेरा यहां पर सिर्फ एक ही सबमिशन होगा, टॉक, बी कंसाइज, बी वेरी ब्रीफ. इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि यू आर प्रिटी ब्लंट. They were expecting या तो तुम 200 स्कोर करोगे या तो तुम 100 स्कोर करोगे, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, यू स्कोर प्रीटी डिसेंट. इनफैक्ट आई स्कोर्ड, आई वुड नॉट से द हाईएस्ट ऑफ द ऑल, बट आई स्कोर्ड अ प्रीटी डिसेंट स्कोर दैट गॉट मी इनटू अ टॉप 50 रैंक विच इज 48. मेरा स्कोर, मेरा PT का जो स्कोर था वो था 190. लेकिन हाँ, PT के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मॉक इंटरव्यूज से बेटर है कि आप 1-on-1 इंटरव्यूज करिए. जितने भी कोचिंग के जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर वहां पे जो अकेडमिक टीचर्स होते हैं, दे हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज. वो आपको जज करने में ना कभी भी गलती नहीं करेंगे. दे लेट यू टॉक. वो आपको आपकी कमियां बताएंगे. वो कभी भी आपको ग्रिल नहीं करेंगे. तो वो जो ग्रिलिंग वाला पार्ट है वो कभी भी इंटरव्यूज में भी नहीं होता. बट दिस माइट बी अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. आई लीव इट अप टू यू. जैसा कि मैंने अभी तक जो बात की, मैंने सब कुछ, एक कहते हैं ना कि डिटेल स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद मेरे मन में अभी भी रह गई हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं उस पर बात कर लूं. पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूं. क्योंकि मैंने भी पहले PT में मैंने भी फ्लंक किया है. आई स्कोर्ड 67, मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था. दूसरे में भी आई स्कोर्ड अराउंड 84-85, मेरा 2-3 नंबर से कट ऑफ रह गया था. तो ये जो आर्डुअस टास्क होता है ना, बीइंग इन द गेम, जिसको हम कहते हैं ना, बीइंग इन द गेम, बीइंग इन द रेस, बहुत सारे लोग इसको रैट रेस भी कहते हैं. आई डू नॉट अग्री विद द टर्म रैट रेस, बट मेरा मानना है कि एक लंबे जीवन के लिए अगर आपकी श्रद्धा है किसी एग्जाम के प्रति तो आपको अवश्य लगना चाहिए. लोग कहते हैं कि 4 साल 5 साल ये चीज़ें बकवास होती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप खुद में अगर विश्वास रखते हैं, अगर आपका इन्वायरमेंट बड़ा कॉर्डियल है, आपके माँ बाप आपके सपोर्ट में रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस एग्जाम को 4 से 5 साल अवश्य देना चाहिए. बिल्कुल, मैं इसमें कोई बुरा और गुरेज नहीं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती 4 से 5 साल देना है. आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप 1 साल में अपना सिलेबस खत्म करें. बाकी के 3-4 महीने जो रह जाते हैं एग्जाम में, आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें, पेपर को क्लियर करें, एंड यू कम आउट ऑफ दिस गेम. मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि, क्योंकि मैंने जब खुद भी मैंने आई थिंक आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 28, ऑलमोस्ट 28. आई वॉज 27 and 11 months अराउंड. तो मुझे भी लोगों ने यही कहा कि तुम ये पेपर क्लियर करने जा रहे हो, होगा नहीं होगा. दे ट्राई टू डीमोटिवेट मी. बट द थिंग इज कि अगर आपको एक पुश है, आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैलिबर है, कॉम्पिटेंसी है,
आपको फील होता है, आपको जरूर इस पेपर के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इस एग्जाम को क्लियर करने में मुझे भी ये 1000 दिन का टाइम, 1000 से ज़्यादा ही दिन हो गए, क्योंकि कंप्लीटली 3 साल हो गया, उसके बाद का ये आधा महीना जो और लग गया, अब आधा साल ऑलमोस्ट। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि इस दौरान ना फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ही स्वाभाविक है। गुडी गुडी कुछ भी नहीं होता, गुडी गुडी कुछ भी नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती है, आप परेशान होते हैं, आपको रोना आता है, आप चीज़ें हर बार आप हर चीज़ से आप शेयर नहीं कर पाते। और जब कुछ लोग जानते हैं कि आप इस चीज़ में लगे हुए हैं तो परेशानियां इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनका एक अनड्यू प्रेशर बनता है हमारे माथे पे। पर मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में जहां 150 करोड़ की आबादी है, जहां आपके माँ बाप आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, और वो उम्मीदें ऐसा भी नहीं है कि वो गलत हैं, वो आपके माता पिता हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में माता पिता के अलावा आपका कोई भी भला नहीं चाहता। तो मेरा मानना है ना कि खुद को अनड्यू प्रेशर में ना रखें, अपने माता पिता से अपनी तकलीफों को बात करें। अगर आपके माता पिता उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों में कन्फाइड करें। इनफैक्ट मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में कि मेरे पास तो मल्टीपल सोर्सेज रहे। मैं उनको कहूँ कि मैंने कैसे अपने मेंटल स्ट्रेस से डील किया, या फिर मैं कैसे परेशान नहीं रहा, हताश क्यों नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने माँ बाप को देना चाहूंगा। क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि मैंने जब भी उनको कहा कि पापा जी क्या होगा, मम्मी क्या होगा, तो उन्होंने हमेशा कहा अरे तुम करो। इनफैक्ट वो भोजपुरी में कहती थी, मेरी माँ तो भोजपुरी में कहती थी कि अरे तू करा होई, काहे ना होई। तो जिसको कहते हैं ना कि मैं अपने भोजपुरी श्रोताओं को भी यही कहूंगा कि काहे ना होई, तू अगर करब, अगर मेहनत करब तो काहे ना होई। तो इफ यू आर विलिंग टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, इफ यू आर विलिंग टू गो दैट एक्स्ट्रा हैंड, इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट स्टेप, बिल्कुल होगा। तो अपने माँ बाप से अगर आप अपनी परेशानियां कन्फाइड करेंगे, उनको समझाएंगे, तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा मुझे मेरे कुछ दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान मिला। मेरी फ्रेंड है एक शालिनी, उसका बड़ा योगदान रहा। अगर मैं फ्रस्ट्रेट होता था, मैं उसको फोन करके परेशान करता था। ऐसा नहीं था कि मैं उसको परेशानियां शेयर करता था, पर मैं उसको फोन करके तंग करता था। तंग इन द सेंस कि मतलब वो सी इज अ जिम फ्रीक, मैं उसको कहता था मुझे बात करनी है, सो आई यूज्ड टू टॉक इन दिस वे। ना क्या होता है कि आपकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाती हैं। यू फील अ सेंस ऑफ कॉमनैलिटी, यू फील अ सेंस ऑफ कंसोलिडेशन। और चूंकि ये पेपर बहुत बार क्या होता है कि लोग साइलो में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं साइलो में प्रिपेयर कर रहा था। मैन इज अ सोशल एनिमल, मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन बहुत ही नॉर्मल चीज थी, पर शायद मैं उस फ्रस्ट्रेशन से, उस मेंटल हेल्थ के चैलेंज से अगर मैं निकल पाया, I feel I'm highly privileged to have my parents as the first Aadhar. My friends, Shalini is there, then Shivam was there, then there is one of the friends from my IIT days, Bharat Bhaiya is there. Then ultimately I think Lord was with me. I am an ardent devotee of Lord Rama. So I think कि सीताराम जी की भी कृपा मेरे ऊपर बहुत रही। और शायद मैं आपको भी यही संदेश देना चाहूँगा कि इस मेंटल हेल्थ के चैलेंज को ना, जब बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं, लोग थोड़े से भी चीज़ों से, फेलियर से हताश हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप 3 साल 4 साल किसी चीज़ को दे भी रहे हैं, तो मेरा मानना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अब 70-80 साल की है। हमारे केंद्र सरकारों ने इतने अच्छे हमारे लाइफ इंश्योरेंसेस बना रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, हमारी बहुत सारी राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना है, बच्चों को बहुत सारे अदर स्कीम्स भी दिए गए हैं। तो मेरा कहना है कि यूं अपना जीवन फेंक देना या बर्बाद कर लेना या खुद को तकलीफ देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। लंबा जीवन है, मेरा कहना है कि हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तकलीफ है लोगों से शेयर करिए, किसी एक आधार को पकड़िए, ताकि आप इस मेंटल हेल्थ के चैलेंज से बाहर निकल सकें। तो अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे, अपनी परेशानियां डील नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो फिर वो कहते हैं ना कि जीवन घुट घुट के जीना पड़ेगा। और जीवन बड़ी प्यारी होती है। जीवन, वो कहते हैं ना कि पर ब्रह्म में शायद हमारे भगवान ने हमें ये जीवन घुट घुट के जीने के लिए नहीं दिया है। तो मेरा मानना है कि हंसते खेलते रहिए और enjoy करिए। That's all from my side. Thank you so much.